Hello everyone, we are back on the topic unit and dimension. Guys, just previous video session में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे डायमेंशन का यूज करके किसी भी इक्वेशन के करेक्टनेस को हम चेक कर पाते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। और साथ साथ गाइज हम लोग 3-4 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच एक रिलेशन भी हम चाहें तो इस्टेब्लिश कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए गाइज उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं और एक दो सवाल पहले लगाते हैं और फिर हम आज आगे एप्लीकेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन से। तो गाइज हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज वगैरह, जिसमें काइनेटिक एनर्जी हो या फिर जैसा कि आपने देखा भी था कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, साथ साथ हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, इन सब का जो फॉर्मूला आपको पहले से मालूम था, इसे हमने डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से डिराइव कर लिया है। आइए गाइज एक दो सवाल और लगाते हैं इसमें, आगे चल के पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। ठीक है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रही होती है तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हम चाहें तो उसे भी डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पे लिखता हूं, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए पार्टिकल depends upon its mass m, its speed v and radius of circular path on which particle is moving. Find the relation between above quantities. क्लियर है? सो गाइस जस्ट प्रीवियस क्लास की तरह जो फोर्स होती है वो डिपेंड करती है मास पे, डिपेंड कर रही है, कितनी पावर नहीं पता, भी पे डिपेंड कर रही है नहीं पता, बी लिखते हैं, एंड आर सी। और जब इसको इक्वल करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा। चलो यहाँ कांस्टेंट हम लोग के मान लेते हैं, आप कांस्टेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो ये रहा गाइज f इक्वल सम कांस्टेंट k, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। दोनों साइड में डायमेंशंस लिखते हैं फटाफट। तो f की डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग mLt-2, और कांस्टेंट की डायमेंशन होगी नहीं तो मास की डायमेंशन m की पावर a और Lt-1 की पावर b एंड दिस इज L की पावर c। सो m की पावर a, L की पावर यहाँ पे b और यहाँ पे c, तो फाइनली हो जाएगा b प्लस c और t की पावर माइनस b। अगर हम कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग तो m की पावर 1, सो वी हैव a इक्वल्स 1, राइट, एंड माइनस बी इक्वल्स -2, t के पावर्स को कंपेयर कर रहे हैं, सो b विल बी 2। जो b पता पड़ गया तो यहाँ से अगर मैं b प्लस c को कंपेयर करूँ सो दैट वुड बी 1, और ऑलरेडी b 2 है, सो c विल बी -1, c विल बी -1। तो a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया। लौटा देता हूँ इसको फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट f इक्वल्स सम के m की पावर 1, v की पावर 2 एंड r की पावर -1। सो फाइनली माइनस को नीचे ले चलते हैं और ये चीज़ हो गया। ठीक है गाइस, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे निश्चित रूप से डिराइव कर पाएंगे, कुछ भी खास नहीं है इसमें। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हैं गाइस? चलिए अब गाइस ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा सवाल है SC वर्मा में, उसे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। और उसमें गाइज क्या गया है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमारा फिलहाल तो मास, लेंथ, टाइम वगैरह है, उसमें उन्होंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स, लेंथ और टाइम के रूप में लिया है।
ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बेसिकली वो कर क्या रहे हैं कि किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो वो भी चाहे तो हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। जस्ट इसी तरीके से उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं लिखता हूं इफ फोर्स, लेंथ and time are taken as fundamental physical quantity, मतलब इसी के टर्म में हमें डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? अभी हम लोग फंडामेंटल को एम एल टी वगैरह को लेते हैं तो एम के टर्म में डिनोट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बस बोला है कि भाई फोर्स, लेंथ और टाइम के टर्म में आप डिनोट करो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। इफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज then represent following quantities, ठीक है। आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी है किसके किसके टर्म में, एफ एल और टी के टर्म में। यहां लिख देता हूं इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेंथ एंड टाइम टी, राइट। तो इसमें मैं क्वांटिटी लिख रहा हूं डेंसिटी, ठीक है। बहुत सारी क्वांटिटी हम लिख सकते हैं। डेंसिटी के को आपको रिप्रेजेंट करनी है। फिर आपको मैं मास को भी बोलता हूं, चलो मास को आपको रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। मोमेंटम को करनी है। बहुत सारी क्वांटिटी को हम चाहे तो कर सकते हैं। प्रेशर को करनी है, क्लियर है। तो कहने का क्या मतलब हुआ गाइज, कहने का ये मतलब हुआ कि जो भी क्वांटिटीज हमने दे रखा है बस इसको हमें किसी भी तरीके से फोर्स, लेंथ और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। फोर्स की कितनी पावर होगी, लेंथ की कितनी पावर होगी, टाइम की कितनी पावर, ये देखना है गाइज। तो चलिए बनाते हैं। कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। सबसे पहले हमें डेंसिटी पता रहना चाहिए, और ये कौन सी डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी तो आपने कई एक पढ़ा है। तो जहां कहीं भी कुछ भी ना बोला जाए तो डेंसिटी वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो गाइस डेंसिटी है ना, डेंसिटी को हमें रिप्रेजेंट करनी है किसके टर्म में, मतलब डेंसिटी इक्वल्स होना चाहिए फोर्स, फोर्स की पावर पता नहीं कितनी, एंड लेंथ की पावर कितनी नहीं पता तो बी, एंड टाइम की कितनी पावर नहीं पता तो सी। हम डेंसिटी को इसके टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर लिए। अब चूंकि ये इक्वेशन डायमेंशनली सही होना चाहिए तो इसकी दोनों साइड में डायमेंशन में लिख लेता हूं। तो डेंसिटी की जो डायमेंशन होती है, रो कहता हूं उसको। डेंसिटी तो सबको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एल क्यू नीचे चला जाएगा, सो एम एल माइनस क्यू। एफ तो पता ही आपको, एम एल टी माइनस टू की पावर ए, और लेंथ का तो पता ही है और टी का भी पता है आपको। तो फटाफट सबका लिख लेते हैं। m की पावर a, l की पावर a प्लस बी और t की पावर माइनस 2a प्लस सी। कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग, सो a विल बी 1, a विल बी 1 एंड a प्लस b विल बी माइनस 3, दिस इज माइनस 3। तो a को 1 डाल देते हैं, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल्स माइनस 4, b इक्वल्स माइनस 4। तो b भी हमें पता पड़ गया, a तो पता पड़ ही गया। अब गाइज यहां पे देखते हैं, माइनस 2a प्लस सी इज वॉट, t की पावर है ही नहीं मतलब 0, तो हम c निकालेंगे लेंगे तो प्लस 2a, और 2 और a तो अभी निकाल रखा है जस्ट 1, तो c विल बी 2, c विल बी 2। अब इन तीनों क्वांटिटी को हम लोग फर्स्ट में लौटा देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट तो हम देख पा रहे हैं कि डेंसिटी क्या हो रही है, f की पावर a मतलब f, l की पावर b, b मतलब माइनस 4, एंड t की पावर c, सो t की पावर c, c मतलब 2। इस तरह से हो गया, क्लियर है। ऐसे तोड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे एडजस्ट करना पाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। कुछ बच्चे लोग कर पाते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से आप इनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि
क्या मेरी बात है क्लियर है गाइज? अब सिमिलरली गाइज हमें मास के बारे में बोला गया है कि मास को आपको रिप्रेजेंट करनी है, केवल और केवल मास को, ठीक है। अब गाइज यहां पे देखें, अभी केवल और केवल मास रहेगा, L की पावर 0 और T की पावर 0 जस्ट अभी की तरह, और फिर कंपेयर कर लेंगे, फिर A निकालेंगे, B निकालेंगे और C निकालेंगे, ठीक है। और बड़े ही आसानी से हम लोग चीज़ों को कर पाएंगे। तो अगर मास वाली चीज़ों को हम करें तो मास M, अभी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ गाइस, डायरेक्ट यहीं से लिखता हूँ, ये मास है यहाँ पे, और M की पावर इधर तो वही होने वाली है ना, क्योंकि FLT में ही हमें डालना है। तो M की पावर A एंड L की पावर A प्लस B और T की पावर माइनस A प्लस C, राइट। ये शॉर्टकट लिख दिया। अब A के जगह पर तो 1 हमें दिख रहा है, और A प्लस बी तो है ही नहीं, मतलब 0, मतलब B इक्वल्स माइनस A मतलब -1, और सिमिलरली -2A प्लस C विल बी 0, क्लियर है। सो C विल बी प्लस 2A और 2 इंटू A की जगह पर 1, सो 2। तो A पता पड़ गया, B पता पड़ गया और C पता पड़ गया। तो इस तरह से मास को हम चाहें तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं F के टर्म में। तो F की पावर 1 और L की पावर देखा जाए तो -1 और T की पावर 2। कोई डाउट कहीं से भी? सो दिस इज क्वाइट इजी, क्लियर है। सिमिलरली गाइज आप मोमेंटम के बारे में कर सकते हैं और फिर प्रेशर को लेकर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, बस मोमेंटम का आपको यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो बाकी दो चीज आप खुद से कर लें, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। तो आगे जो एप्लीकेशन है, एंड दैट इज थर्ड डायमेंशनल एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर। अगर हमें एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जानी है, या फिर सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में आनी है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम चाहें तो उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिना डायमेंशन के भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, लेकिन डायमेंशन के हेल्प से भी हम चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कैसे हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आपको जैसा कि पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो m की पावर समथिंग, l की पावर समथिंग, t की पावर समथिंग, और जो भी फंडामेंटल है उसके कुछ कुछ पावर होती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम यूनिट लिखते हो और कहीं ना कहीं यूनिट लिखते हैं तो कहीं ना कहीं m की पावर समथिंग होती है, l की पावर समथिंग होती है, t की पावर समथिंग होती है। अब ये पावर तो हमें जनरल पता नहीं है और आगे भी क्वांटिटी हो सकती है, अभी हम लोग बेसिक mlt ही लेते हैं। तो अगर किसी एक अलग यूनिट में अगर मान लीजिए कि ऐसा है u1 है, तो ऑब्वियसली जो मास हमने यूज करा होगा यूनिट के लिए, मास जो यूज करा होगा वो कहीं ना कहीं वो सीजीएस अगर यूज कर रहा होगा तो सीजीएस में यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ये सब अलग हो जाएगा, m1 सीजीएस वाला हो जाएगा। हो सकता है ये अगर सीजीएस में हो तो ये ग्राम हो जाए, लेंथ सेंटीमीटर हो जाए और ये सेकंड हो जाए, यानी मास अलग हो जाएगी। तो गाइस अगर मैं इसको वन सिस्टम में करूं और कुछ अनदर सिस्टम में करूं, इन अनदर सिस्टम, तो चीजें तो वैसे ही लिखी जाएगी, चीजें वैसे ही लिखा जाएगी। अगर कहीं मान लीजिए कि स्पीड की यूनिट हमारे पास, समझते हैं साइड से, स्पीड की हमारे पास यूनिट है मीटर पर सेकेंड, ऐसे, यानी मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। अगर यूनिट चेंज कर जाएगा, सीजीएस में पहुंच जाएंगे, तो क्या सेंटीमीटर का 2 पावर थोड़े ना हो जाएगा कि सेंटीमीटर का पावर 1 ही रहेगा या सेकेंड की पावर -1। बस फर्क इतना पड़ता है कि अभी मीटर है और बाद में सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब पावर्स चेंज नहीं करेंगे। सो गाइस यही चीज समझना है मेन, कि अगर यूनिट के बदलने से उसके डायमेंशंस में कोई चेंजिंग नहीं आती, मतलब जो पावर्स होती है वो वही रहती है। हाँ, जो बेसिक हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे केजी यूज कर रहे थे, जो यूनिट यूज कर रहे होते हैं वो बदल जाता है। सो अनदर सिस्टम में गाइस क्या बदलने वाला है, m बदल जाएगा, बदल सकता है, l बदल सकता है, टाइम बदल सकता है, क्लियर है। तो ये जो दो सिस्टम है, अब जैसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें एक चीज मिलेगा, सेम पावर a, सेम पावर b
सेम पावर सी। सो दिस इज वेरी इजी, कुछ भी खास नहीं है। मतलब जब भी हमें दो यूनिट को कन्वर्ट करना हो, है ना, मतलब दो टाइप के यूनिट में हमें जाना है, सीजीएस से एसआई में या फिर एसआई से सीजीएस में, तो सबसे पहला काम कि हम ये पावर्स पता कर लें, यानी डायमेंशन लिख लें, तभी तो हमें पावर्स पता चल जाएगा। और जब एक बार पावर्स पता चल जाएगा तो दो यूनिट को इस कॉम्बिनेशन में लिख लें। क्लियर है? और उसके बाद एक यूनिट को ऊपर डालें, फिर दूसरे यूनिट को नीचे डालें, और जैसे ही वो रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपने आप वो दोनों क्या हो जाएगा, रिलेट हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अभी पूरी चीज़ें एग्जाम्पल से समझ में आएगी, ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए देखिए, सपोज कीजिए कि बड़ा ही बेसिक एक होता है फोर्स और डाइन। आपने सुना होगा फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो एक न्यूटन में कितनी डाइन होती है, इसे हम कैसे पता करेंगे? तो मैं यहां पे लिखता हूं कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, और आप बताएं कि हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। क्लियर है? कैसे चेक करें? तो सबसे पहले 1 न्यूटन दिमाग में आते ही हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ये होती है mLT-2। क्लियर है? तो ये आइडिया तो लग गया कि ए बी सी क्या है। चलिए अब हमें एक सिस्टम लिखनी है, सिस्टम U1 लिखनी है और U2 लिखनी है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। ये तो हमें लिखना पड़ेगा M1 M2 की पावर 1 है यहाँ, L1 L2 की पावर वंस अगेन 1 है यहाँ, एंड T1 T2 की पावर -2। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर गाइस मैं U1 की जगह पर 1 न्यूटन डाल दूं और नीचे U2 की जगह पर 1 डाइन डाल दूं, क्लियर है? ऊपर हमने 1 न्यूटन डाल दिया और 1 डाइन डाल दिया, तो न्यूटन डालने से मुझे सब M1 को और L1 T1 को सबको SI में लेना पड़ेगा। तो अच्छे से देखें, मैं M1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 kg, राइट। और नीचे क्या है, डाइन मतलब ग्राम लिखना पड़ेगा, सीजीएस में लिखना पड़ेगा। और देखिए ऊपर L, तो न्यूटन में तो मीटर होती है ना, सो 1 मीटर, ठीक है, मतलब ये सीजीएस है, सॉरी एसआई है बात, और नीचे 1 सेंटीमीटर, और इसकी पावर भी कुछ नहीं है। अब इधर आते हैं T1 T2, तो ऑब्वियस सी बात है T1 मतलब सेकंड, तो 1 सेकंड यूज करेंगे, और नीचे सीजीएस में भी सेकंड ही होता है, तो ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी करने तो 1 ही आएगा, तो वो तो पूरा सिस्टम ही गायब हो गया। अब यहां पे अच्छे से वॉच करें, अभी ग्राम केजी से ऐसे ही कैंसिल नहीं हो जाएगा, ऊपर 1000 करना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है 100 सेंटीमीटर, और ये तो ऐसी 1 है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, सो फाइनली वी गेट 10 की पावर 5 हियर। क्लियर है? तो इस तरह से गाइज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन्स। तो ये हमें समझ में अच्छे से आ गया। क्लियर है? तो गाइज ये फॉर्मेट बस याद रखेंगे, और इसके बेसिस पर अगर मेरे को सीजीएस में नीचे डालना है तो सारे को सीजीएस में डालेंगे। मास सीजीएस में आपको पता ही है, टाइम आपको पता ही है, लेंथ पता ही है, और ऊपर अगर एसआई में करना है तो एसआई में डाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। वर्क का जो एसआई यूनिट होता है, शायद आपको पता हो, जूल होता है, और उसका अगर मैं सीजीएस करता हूं तो वो होता है अर्ग। क्लियर है? क्या होता है? अर्ग। तो आपसे पूछा जाता है कि 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो, या फिर कितने, ऐसा भी पूछ सकता है, हाउ मेनी अर्ग्स आर देयर इन 1 जूल, ऐसे भी पूछ सकता है। मीन्स आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। क्लियर है? तो चलिए अर्ग या जूल ये देख करके दिमाग में आ रही है कहीं ना कहीं ये एनर्जी का यूनिट है, या वर्क का बोल सकते हो। सो एनर्जी की अगर हम डायमेंशन बना लें तो हम लोगों को पता है, तो बहुत फेमस है, mL²T-2। क्लियर है? तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट फटाफट लिखते हैं, m1/m2 की पावर 1
एंड L1 बाई L2 की पावर 2 T1 बाई T2 की पावर -2। सो दिस इज क्वाइट इजी। अगर मैं M1 की बात करूं, अगर मैं सबसे ऊपर में जूल को डाल दूं, सो 1 जूल यहां पे डाल रहा हूं और नीचे 1 अर्ग को डाल देता हूं, यानी नीचे CGS है, ऊपर SI है। तो मास के लिए 1 kg डाल देता हूं और नीचे 1 ग्राम डाल लेता हूं। लेंथ के लिए 1 मीटर डाल लेता हूं और नीचे 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। टाइम के लिए 1 सेकेंड और नीचे भी 1 सेकेंड। अगर 1 kg है तो इसे हम 1000 तो डाल ही सकते हैं, 1000 ग्राम, नीचे 1 ग्राम। 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। ये पूरा का पूरा कैंसिल तो 1 ही आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 जूल बाई 1 अर्ग, जो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2। तो फाइनली क्या हम देख पा रहे हैं, 10 की पावर 3 और 10 की पावर शायद 2 नहीं है बल्कि ये 4 हो जाएगा फाइनली। सो 1 जूल बाई 1 अर्ग 10 की पावर 7 फाइनली। देख सकते हो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे फाइनली 4 आ जाएगा, तो 437। क्लियर है गाइज? सो 1 जूल इक्वल्स 10 की पावर 7 अर्ग। सो दिस इज क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं है, बस आपके डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर आप देख रहे हो तो बहुत ही आसानी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? कुछ भी खास नहीं है। अब इन सवालों को गाइज हम लोग चाहें तो बस एक लाइन में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना डायमेंशन के, यूनिट के हेल्प से डायरेक्ट। तो गाइज देखिए, अगर हमसे बोला है कि 1 जूल को कन्वर्ट करो 1 अर्ग में, तो अब आप सोचो कि 1 जूल होती कितनी है, ठीक है? तो अब आपके दिमाग में होगा 1 जूल ये तो वर्क का यूनिट होता है, ठीक है? तो वर्क का यूनिट अगर आपको डायमेंशन याद है तो सही है, यूनिट के हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है? तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इनटू मीटर। क्लियर है? इतना तो आपको पता ही है कि ये होता है kg मीटर स्क्वेयर और सेकेंड -2। क्लियर? तो 1 जूल तो इतना पता ही है हम लोगों को। अब करना कुछ नहीं गाइज, यहाँ पे हमें खुद 1000 ग्राम तो डाल ही सकते हैं, मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर ही सकते हैं और सेकेंड की पावर -2। अब खुद देखो कि ये 3 है और ये मिलके 4 हो जाएगा, तो 7 टोटल हो गया। नीचे ग्राम आ जा रहा है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है और ये। अब गाइज इसको देखेंगे तो हमें CGS का ख्याल आ रहा है, ठीक है? तो 1 जूल इक्वल्स 10 की पावर 7 CGS यूनिट, और CGS का नेम अगर पता है तो डाल लो, पता ही है हमें अर्ग। तो क्या करें, इस तरह से हम देख पा रहे हैं, यहां से साफ दिख रहा है कि 1 जूल इक्वल्स 10 की पावर 7, दिस इज अर्ग। तो चाहे तो हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट भी, लेकिन हमें डायमेंशन को प्रॉपर्ली यूज करना है, इसलिए हम लोग इतने डिटेल में चीजों को कर रहे हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऐसे भी बहुत आसान होता है, बस आप एक लिख लो और वहीं पे कन्वर्ट करना चालू कर दो कन्वर्जन फैक्टर से, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? चलिए इसमें कुछ और सवाल हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। पहले आप इस चीज को कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं हम लोग। प्रेशर का जो SI यूनिट होता है वो होता है पास्कल, ठीक है? और उसका जो CGS होता है उसका कोई विशेष नाम नहीं है, बस हम उसे CGS यूनिट बोला करेंगे, ठीक है? तो CGS प्रेशर भी बोल सकते हैं। सो कन्वर्ट 1 पास्कल टू CGS यूनिट। क्लियर है? अब जैसी पास्कल का दिमाग में बात आ रही है तो गाइस कहीं ना कहीं वो प्रेशर का यूनिट है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें तो प्रेशर का डायमेंशन पता रहना चाहिए, और होपफुली आपको पता होगा प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। चाहो तो आप इसी से भी सोच सकते हो, फोर्स का तो हमें पता ही रहता है mLT-2 और एरिया का L²। तो इस तरह से हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता पड़ गया। क्लियर है? अब इसके हेल्प से हम लोग यूनिट का कन्वर्जन कर पाते हैं। U1 by U2, दिस इज M1 by M2 की पावर 1
L1/L2 की पावर -1 एंड T1/T2 की पावर -2। तो टाइम वाले में तो जानते ही हो कि जो सीजीएस में रहता है वही एसआई में होता है, तो ये तो कभी इसका वैल्यू कभी चेंज ही नहीं करता, कभी कुछ नहीं आता, 1 ही आता ऑलवेज। अब पहले वाले में 1 मैं पास्कल डाल दूं और नीचे 1 सीजीएस प्रेशर डाल दूं, राइट, तो केजी ग्राम थाउजेंड हो जाएगा ये, 100 एंड दिस इज 1, 10 की पावर दिस इज -2, फाइनली 10 की पावर ये आपका 3 है और 10 की पावर -2, फाइनली वी गेट 10। तो साफ क्लियर है कि वंस जो पास्कल हो जाएगी वो 10 सीजीएस प्रेशर के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? सो दिस इज वेरी इजी। सिमिलरली गाइज, कभी कभी क्या होता है कि किसी की वैल्यूज वो दे देंगे आपको, ठीक है, यूनिट के साथ, कोई कॉन्स्टेंट्स हो गई या कोई भी ऐसी क्वांटिटी होगी, उसकी वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर देंगे और उस कॉन्स्टेंट्स को बोलेंगे कि जरा सीजीएस में कन्वर्ट करो। जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू तो हम लोगों को पता ही है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज व्हाट 6.67 इंटू 10 की पावर -11। जहां तक यूनिट की बात है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे होता है केजी स्क्वायर, ठीक है, ये रहता है यूनिट जी का वैल्यू के साथ साथ। अब आपसे पूछेंगे या आप कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे कन्वर्ट जी इंटू सीजीएस सिस्टम, ठीक है, इसकी वैल्यू सीजीएस में कितनी होगी, साथ साथ यूनिट भी क्या होगी। तो गाइस बहुत ही आसान है, आप डायमेंशन के हेल्प से भी कर लो या फिर डायरेक्ट न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर लो, मीटर को सेंटीमीटर में कर लो और केजी को ग्राम में कर लो, कुछ भी नहीं है। लेकिन चलिए गाइस, चूंकि हमें डायमेंशन एनालिसिस का यूज करना है तो हमें डायमेंशन लिखना चाहिए। अब ये जी की डायमेंशन क्या है गाइस, तो यहीं से दिख रहा है, अब वो हमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, कॉपी पे देखना भी नहीं है। तो सबसे पहले जी की डायमेंशन हम लोग लिखना चाहेंगे। अब यहाँ पे न्यूटन दिख रहा है, मीटर स्क्वायर दिख रहा है एंड दिस इज केजी स्क्वायर दिख रहा है। अब इसके हेल्प से हम चाहें तो न्यूटन को तो लिख ही सकते हैं, फोर्स है तो mLT-2 और मीटर मतलब L स्क्वायर और नीचे केजी मतलब m स्क्वायर, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के हेल्प से हमें पता पड़ गया कि m की पावर -1 और L की पावर 3 और T की पावर -2। अब ये डायमेंशनल फॉर्मूला पता पड़ गया। अब हम लोग फिर से लिखेंगे U1 U2 एंड दिस इज m1/m2 -1 L1/L2 3 T1/T2 की पावर -2। क्लियर है? अब बस फटाफट डालते हैं, ऊपर 1 CGS पहले यूनिट डाल लेते हैं, ऊपर SI CGS। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं तो ये हमें पता पड़ जाएगा कि कितनी नंबर है वो जो कन्वर्जन फैक्टर में आ रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर m1 के जगह पर डालें तो ऑब्वियसली 1 kg ही होगा। ये तो 1 ही हो जाएगा। सो दिस इज 1000 की पावर -1 एंड दिस इज 100 की पावर, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ गाइज। सो दिस इज 10 की पावर -3 एंड दिस इज 10 की पावर 6। सो फाइनली 10 की पावर 3। क्लियर है? आप देख सकते हैं 10 की पावर 3 फाइनली आ रहा है वो, राइट। सो नाउ 1 CGS और 1 SI में रिलेशन ऐसा कुछ हो गया इंटू CGS। तो ये पता पड़ गया, कन्वर्जन फैक्टर हमें पता पड़ गया। तो इसलिए Z की जो वैल्यू थी 6.67
इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द एसआई यूनिट। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसआई से सीजीएस में जाने के लिए, क्लियर है गाइज, एसआई से सीजीएस में जाने के लिए आपको साफ दिख रहा है कि हमें 10 की पावर 3 है ना, 10 की पावर 3। तो गाइज 10 की पावर, यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों का कि आपको इससे इसमें आनी है, गौर से देखेंगे गाइज। तो अगर आपको एक एसआई की जगह पर लिखनी पड़ेगी तो 10 की पावर 3 सीजीएस लिखनी पड़ेगी, क्लियर है क्या। तो ये एसआई है तो 10 की पावर 3 सीजीएस लिखनी पड़ेगी। और सीजीएस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे न्यूटन के जगह पर हम डाइन सोच सकते हैं, एंड मीटर के जगह पर सेंटीमीटर सोच सकते हैं, एंड इसके जगह पर ग्राम सोच सकते हैं, क्लियर है, ऐसा सोचेंगे। तो 6.67 इंटू 10 की पावर -8, राइट, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जी की वैल्यू हो गई। अब गई जिसको चाहें तो हम लोग बहुत शॉर्टकट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। कैसे, देखिए शॉर्टकट, जी का वैल्यू हमारे पास 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन केजी स्क्वायर और सॉरी मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर, ऐसा कुछ था। चाहते तो हम इसे बहुत शॉर्टकट कर सकते थे, कैसे वो देखिए, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब न्यूटन के जगह पर डाइन, हमने कन्वर्जन फैक्टर हमें पता है 10 की पावर 5 डाइन होती है, और मीटर स्क्वायर, गौर से देखेंगे मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में अगर आप अच्छे से समझते हैं तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 यानी 10 की पावर 2 यानी 10 की पावर 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे केजी तो 1000 होता है ना, सो 10 की पावर 3 उसका स्क्वायर कहेंगे तो 10 की पावर 6, एंड दिस इज ग्राम स्क्वायर, क्लियर है। अब अच्छे से बात करें, ऊपर 9 और नीचे 6, तो फाइनली 3 आ जाता। तो 6.67 इंटू 10 की पावर, ये 3 और माइनस, तो -8 आ जाता फाइनली, और ये हो जाता डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे ग्राम स्क्वायर। तो ये तो हो गया ना ऐसा ही, क्लियर है गाइज, सॉरी सीजीएस हो गया। सेम वैल्यू आ रहा है, लेकिन इसे पूरा का पूरा हमें डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से करना पड़ेगा, और ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो आपको दिख रहा है। तो क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज, कुछ भी खास नहीं है, बहुत बहुत ये सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जैसा कि आपको पता ही है कि जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो गाइज कॉन्स्टेंट्स जो इन्वॉल्व था उससे डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव नहीं कर पाता था, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं था। और गाइज डेरिवेशन में आपने देखा होगा कि खास टाइप के जो पैटर्न होता था उसी को हम डिराइव कर पाते थे। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से अधिक 3 फिजिकल क्वांटिटीज गाइज अगर मल्टीप्लीकेशन के द्वारा या फिर डिवीजन के द्वारा कनेक्टेड हो और साथ साथ पावर्स इन्वॉल्व हो, तो उन्हीं को वो डिराइव कर सकता था। कभी भी S इक्वल्स UT प्लस हाफ ऑफ इट स्क्वायर को डिराइव नहीं कर सकता था, यानी प्लस के द्वारा कनेक्टेड हो या फिर माइनस के द्वारा कनेक्टेड हो, ऐसे क्वांटिटी को वो डिराइव नहीं कर सकता था। तो कुछ चीजें तो हमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस उन सब चीजों में फेल हो जाता है। और गाइज कुछ और भी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसमें साइन इन्वॉल्व होता है, कॉस इन्वॉल्व होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे फिजिकल इक्वेशंस में लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होता है, उसको वो डिराइव नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनकी कोई डायमेंशन ही नहीं होती है। और जिसकी डायमेंशन नहीं होती तो हम लोग कैसे उसमें इन्वॉल्व करा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन 1 2 3। तो फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है, ये एक कांस्टेंट को डिटरमाइन नहीं कर पाता। सो आप लिख सकते हो कि डायमेंशनल एनालिसिस
fails to explain और determine कह सकते हो the constant involved in a physical equation. क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि आपने देखा ही था 6 पाई ईटा आर भी, तो यहाँ पे ये डिटरमाइन वो नहीं कर पाता। सिमिलरली अगर आपको टाइम पीरियड याद होगा सिंपल पेंडुलम का, तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता था, इसको भी ये इन्वॉल्व नहीं कर सके, इसको डिटरमाइन ही नहीं कर पाएगा बस। ठीक है, तो एक लिमिटेशन तो ये है। दूसरी लिमिटेशन तो आपको पता ही है कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो प्लस के द्वारा या फिर माइनस के द्वारा कनेक्टेड हो उसको डिराइव नहीं कर पाएगा। सो डायमेंशनल एनालिसिस कांट बी अप्लाइड टू डिराइव द रिलेशन when two or more physical quantities are connected by प्लस और माइनस। एग्जाम्पल के तौर पे S इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर को हम डिराइव नहीं, हाँ करेक्टनेस चेक कर सकते हैं लेकिन डिराइव नहीं कर सकते। हम S इक्वल्स डायरेक्ट यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर ये बता नहीं सकते हैं। ठीक है, करेक्टनेस वो चेक कर ही सकते हैं, वो अलग इशू है। दूसरी चीजें और भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, जैसे आपने ये भी देखा है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, इन सब को आप डिराइव नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से, बहुत प्रॉब्लम है इसमें, कर ही नहीं पाओगे। तीसरी जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है गाइज, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने जो फिजिकल क्वांटिटी कोई खास फिजिकल क्वांटिटी को लिखा है और वो 2 या 3 पे 3 फंडामेंटल पर डिपेंड कर रही है, 4-5 अगर इस पे डिपेंड करने लगे तो भी हम उसे डिराइव नहीं कर पाएंगे। सो लिख सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स व्हेन वन क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन more than 3 fundamental quantities। क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 3 से ज्यादा पे क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आएंगे जिसमें 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो उसमें ये पूरा का पूरा फेल कर जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया गाइज कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो कॉस को इन्वॉल्व करती है, साइन को इन्वॉल्व करती है, वैसा फिजिकल रिलेशन जो कॉस साइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इन्वॉल्व करता है उसे ये डिराइव नहीं कर पाएगा। सो लिख सकते हो कि डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स टू डिराइव सच इक्वेशंस which contain trigonometrical function, logarithmic function and exponential function। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे सकता हूं, जैसे y इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, आगे चल के हम लोग इस इक्वेशन को पढ़ेंगे वेव में, इसे आप डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें साइन इन्वॉल्व है। ठीक है, सिंपल एसएचएम में चलेंगे तो a साइन ओमेगा टी होती है, इसे भी हम डिराइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे, इसको आप डिराइव नहीं कर सकते। अब गाइस आपने एक चीज और भी देखा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी कोई और फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग होती है, बट उनकी डायमेंशन कभी कभी सेम आ जाती है, आपने देखा था। तो ऐसे चीजों को फिर आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो यूनिक जिनकी डायमेंशंस नहीं होती है, जिनकी डायमेंशन सेम हो जाती है, वैसे फिजिकल क्वांटिटी के बीच अगर कभी कुछ मिल रहा है तो आप वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो चलिए गाइस एक और कर लेते हैं। डायमेंशन एनालिसिस फेल्स टू relate such physical quantities which have same dimension। क्लियर है?
जिसकी डायमेंशन सेम है उसको ये कभी भी रिलेट नहीं कर पाता। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। और गाइज एक और बात, डायमेंशन एनालिसिस से अगर आप डिराइव तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट गाइज आप ये नहीं पता कर पाओगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है, मतलब वेक्टर और स्केलर के नेचर के बारे में पता नहीं कर पा सकता। तो डायमेंशन एनालिसिस फेल्स टू एक्सप्लेन और डिटरमाइन द नेचर ऑफ physical quantities, that is scalar और वेक्टर। ठीक है गाइस, तो ये सब कुछ बेसिक लिमिटेशंस है डायमेंशन एनालिसिस के, जिसे आपको याद रहना चाहिए। अब गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपको शीट डिस्कस करूंगा, और आज के वीडियो सेशन के बाद गाइस आपको असाइनमेंट सेक्शन में शीट प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप शीट अगर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है तो आप शीट डाउनलोड कर लें और उसे पूरा का पूरा बना लीजिए, और हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में इसका पूरा का पूरा शीट डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।